सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हिस्ट्री सेशन में आज हम जो कवर करने वाले हैं वो होगा सैयद और लोदी वंश। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि तुगलक वंश की स्थापना कैसे होती है, उसका जो फर्स्ट रूलर है, जितने इंपॉर्टेंट रूलर है वो हमने देख लिया था। और लास्ट जो उसका रूलर होता है तुगलक वंश का वो था दौलत खां। दौलत खां को हराकर खिज्र खां गद्दी पर बैठता है और एक नए वंश की शुरुआत होती है जो कि है सैयद वंश। तो आज हमें कवर करना है सैयद और लोदी वंश। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सैयद वंश की स्थापना हुई थी 1414 में, ठीक है। 1414 में इसकी स्थापना हुई थी किसके द्वारा? खिज्र खां के द्वारा। तो 1414 से लेके 1451 तक इनका पीरियड चलता है। जब दौलत खां गद्दी पर होता है जो कि लास्ट शासक रहता है तुगलक वंश का, तब तैमूर लंग का जब आक्रमण होता है और वो लूटपाट मचाता है भारत पे, तब खिज्र खां उसकी मदद करता है। उसे खिज्र खां को तैमूर क्या अपॉइंट करता है? मुल्तान का गवर्नर, जो पंजाब रीजन है, ठीक है, उसमें मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट कर देता है खिज्र खां को। और जाते वक्त खिज्र खां को इस तरीके से क्या मिल जाता है? वो जो कमान है वो उसे सौंप दी जाती है। खिज्र खां दौलत खां को हरा के नए वंश की शुरुआत करता है और उसका नाम होता है सैयद वंश। ये अपने आप को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनका वंशज मानते थे खुद को। तो खिज्र खां गद्दी पर बैठता है 1414 में और 1414 से लेके 21 तक 1421 तक इसका शासनकाल चलता है। खिज्र खां ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। वो इतना डिवोटेड था खिज्र खां को, वो इतना डिवोटेड था तैमूर लंग के लिए। उसे पता था कि उसे किसने अपॉइंट किया है, वो किसके सहारे से दिल्ली के शासन करने बैठा है। उसे पता था वो तैमूर लंग की सहायता से ही बैठा है और वो उनको लेके बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहता था, ठीक है। तो इसलिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करके किसकी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की, ठीक है। तो रैयत आला की उपाधि इसने धारण की थी और ना कि सुल्तान की, ठीक। ये फाउंडर था, ये हमने देख लिया कि संस्थापक था कौन से वंश का? सैयद वंश का। फाउंडर ऑफ सैयद वंश खिज्र खां वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान। मुल्तान का गवर्नर रहता है ये, ठीक है। उसके बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। इसने क्या एक्सेप्ट किया? रैयत आला टाइटल, ठीक है, रैयत आला की उपाधि धारण करता है। इतना डिवोटेड रहता है कि ये खुद के नए सिक्के भी नहीं निकालता। जो पुराने सिक्के चले आ रहे थे तुगलक वंश टाइम के, उसी सिक्के को ये कंटिन्यू करता है। उसके अलावा अगर कुछ ये सिक्के निकालता भी है नए, तो उसमें तैमूर और जो उसका बेटा रहता है शाहरुख मिर्ज़ा, उसके नाम से वो सिक्के चलाता है। तो वो इतना डिवोटेड रहता है कि अपने आप को वो सुल्तान भी नहीं घोषित किया रहता है, उसके अलावा अपने नाम के सिक्के भी नहीं वो चलाता है। इसके अलावा वो शाहरुख को, यानी कि जो तैमूर का बेटा है शाहरुख को, उसको कर भी भेजता था, ठीक है। जो रेवेन्यू है उसको कर भी, टैक्स था वो भी भेजता था, ठीक है। तो खिज्र खां ही सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट रूलर, सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर है सैयद वंश का। इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना रहता है क्योंकि इन्होंने कोई बहुत अलग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं निकाला था, ना ही बहुत कुछ खास शासन में किया था, ठीक है। तो इनके में सैयद वंश में सिर्फ खिज्र खां जो है वही एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है। उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह, ठीक है। 1421 से लेके 1434 तक गद्दी पर कौन बैठता है? मुबारक शाह, ठीक है। तो ये किसका बेटा रहता है? खिज्र खां का। पहला खिज्र खां हो गया, दूसरा मुबारक शाह बैठता है जो कि किसका? सन ऑफ खिज्र खां, ठीक है। फर्स्ट सुल्तान टू अपॉइंट हिंदू नोबल्स इन द कोर्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहला सुल्तान जिसने अपने कोर्ट में हिंदू नोबल्स को भी रखा, ठीक है। जो नोबल्स वो रखते थे अपने साथ में, उसमें हिंदू नोबल्स को भी रखने वाला पहला सुल्तान कौन था? मुबारक शाह था। ये अपने पिता की तरह पुराने सिक्कों का यूज़ नहीं करता है जिसमें कि शाहरुख या तैमूर का रहता है जो सिक्का, उसको ये कंटिन्यू नहीं करता है, ठीक। और ना ही ये कर भेजता है शाहरुख मिर्ज़ा को, यानी कि तैमूर के बेटे को ये कर भी नहीं भेजता और अपने नाम के नए सिक्के ये निकलवाता है, ठीक। इसने किस शहर की स्थापना की थी? मुबारकबाद शहर की स्थापना की थी यमुना नदी के तट पर, ठीक। तो मुबारकबाद सिटी को इसने बनाया ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो ये दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बेटा रहता है खिज्र खां का, उसके अलावा इसने अपने नाम के भी सिक्के चलाए थे। डिसकंटिन्यू कर देता है टैक्स देना, रेवेन्यू देना, किसको? शाहरुख मिर्ज़ा को, जो कि तैमूर का बेटा रहता है, ठीक। फर्स्ट सुल्तान टू अपॉइंट हिंदू नोबल्स इन हिज कोर्ट। और यमुना नदी के तट पर क्या बनाता है? मुबारकबाद सिटी बनाता है ये। चलिए, इसके बाद इसका नेफ्यू, ठीक है, ये भतीजा, क्योंकि मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं होता, तो ये इसका जो भतीजा रहता है वो गद्दी पर बैठता है, ठीक है। वो गद्दी पर बैठता है कौन? मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है।
इसके बारे में कुछ भी जानने को नहीं है क्योंकि इसने कुछ खास काम किया ही नहीं था, ठीक है। तो 1434, बस आप टाइम पीरियड देख लेना, 34 से 45 तक ये गद्दी पर बैठता है। उसके बाद लास्ट रूलर जो कि इसका बेटा रहता है, मोहम्मद शाह का बेटा जो रहता है अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन आलम शाह कब से कब तक गद्दी पर बैठता है? 1445 से लेके 51 तक गद्दी पर बैठता है। ये लास्ट रूलर रहता है सैयद वंश का। सैयद वंश का आखिरी रूलर कौन होगा, आखिरी शासक? अलाउद्दीन आलम शाह। इतिहासकारों का मानना है कि ये बदायूं शहर घूमने गया रहता है, इसे वो शहर इतना पसंद आता है कि वो वहीं बस जाता है और उसने अपनी स्वेच्छा से दिल्ली की जो गद्दी रहती है वो किसको दे देती है? बहलोल लोदी को, ठीक है। बहलोल लोदी, उसे पता रहता है कि बहुत ही कॉम्पिटेंट है, बहुत ही पावरफुल रूलर है, ये आक्रमण करेगा ही, तो ये अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, डर के मारे या मतलब इसे ये शहर भी इतना पसंद आ जाता है कि वो वहीं बस जाता है और उसे कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अगर बहलोल लोदी गद्दी पर बैठता है तो वो अपनी मर्ज़ी से गद्दी उसे दे देता है और कहाँ, वहीं बदायूं बस जाता है, उसकी मृत्यु भी वहीं होती है, ठीक। तो जब बहलोल लोदी को गद्दी मिलती है तब वो एक नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम क्या होगा? लोदी वंश, जो कब से कब तक है? जब 1451, जब इसने छोड़ा, ठीक है। तो 1451 से लेके 1489 तक बहलोल लोदी गद्दी पर बैठता है। तो जिस वंश की उसने शुरुआत की वो कौन सा वंश होगा? लोदी वंश, ठीक है। तो फर्स्ट रूलर या जो फाउंडर कहा जाता है, ठीक है, तो संस्थापक, फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी कौन होगा? बहलोल लोदी, ठीक है। कब से कब तक इसका टाइम पीरियड है? 51 से 49। और पूरे लोदी वंश का टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1451 से लेके 1526। फर्स्ट टू बी हेडेड बाई अफगान, ये ऐसा एक सल्तनत पीरियड ऐसा था, ये पहला, ठीक है, जो किसके द्वारा? अफगानों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। हेडेड बाई अफगान्स, अफगान्स इसको कंटिन्यू करते हैं, बनाते हैं इसको, ठीक है। तो बहलोल लोदी जो था वो 1451 से 89 तक बैठता है, ये संस्थापक हुआ। उसके अलावा फर्स्ट अफगानी टू सिट ऑन थ्रोन, जैसा कि अफगान्स के द्वारा लीड किया जाता है, तो बहलोल लोदी ही पहला अफगानी होगा, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है, अफगानी, ठीक। फर्स्ट अफगानी टू सिट ऑन थ्रोन, फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी, कंसिडर हिमसेल्फ अफगान पीर्स एंड नॉट किंग्स, ठीक। अच्छा, मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि मुबारक शाह जो है वो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। अभी मुझे अचानक याद आया, शायद मैंने आपको बताया है, क्योंकि खिजर खां सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, ठीक है, लेकिन उसका पुत्र बाद में वो धारण करता है वो टाइटल, ठीक है, सुल्तान का। चलिए, हम पढ़ रहे थे बहलोल लोदी के बारे में। वो अपने आप को क्या अफगान पीर्स मानते थे और किंग नहीं मानते थे। टू गेन सपोर्ट एंड इम्प्रेस नोबल्स नेवर सेट ऑन थ्रोन, बहुत ही चालाक और पैशनेट राजा था ये, शासक था ये, ठीक है। ये क्या करता है, जो इसके कोर्ट रूम में जो नोबल्स रहते हैं उनसे इम्प्रेशन लेने के लिए, ठीक है, उनको इम्प्रेस करने के लिए, उनका सपोर्ट पाने के लिए क्या करता है, गद्दी पर ना बैठ के उनके साथ ज़मीन पर बैठता है। यानी कि जो कारपेट रहता है वो अपने नोबल्स के साथ कारपेट पे बैठता है, गद्दी पर नहीं बैठता। किस लिए? ताकि जो उनका सपोर्ट है, रिकॉग्निशन है, उसे प्राप्त करे वो, ठीक है। तो इसलिए अगर नोबल्स की बात की जाए कि नोबल्स को खुश रखने के लिए, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कौन सा शासक गद्दी पर ना बैठ के ज़मीन पर उनके साथ बैठता था? क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? सिकंदर लोदी। कब से कब तक उसका टाइम पीरियड है? 1489 से 1507। सबसे पावरफुल लोदी डायनेस्टी का, लोदी वंश का सबसे पावरफुल शासक कौन होगा? सिकंदर लोदी होगा, ठीक है। सिकंदर लोदी का असली नाम रहता है निज़ाम खान, ठीक है। रियल नेम ऑफ सिकंदर लोदी क्या रहता है? निज़ाम खान, ठीक है। तीनों शासकों, यानी कि जो लोदी वंश के 3 शासक हैं, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, तीनों शासक में सबसे ज़्यादा पावरफुल, शक्तिशाली कौन होगा? सिकंदर लोदी होगा, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पाई सिस्टम, हमने देखा था कि स्पाई सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत अच्छा एक स्पाई सिस्टम बना के रखा था, ठीक है, मतलब जासूस, स्पाई मतलब जासूस, ठीक। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड, इसने भी क्या किया था? वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पाई सिस्टम, अच्छा सिस्टम, एक अच्छा स्पाई सिस्टम तैयार किया था। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं लोदी वंश में, इसने सबसे ज़्यादा काम किया है, ठीक है। तो जितने डेवलपमेंट थे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के, वो सारा किसने किया था? लोदी डायनेस्टी में किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। पुट सेवरल रिस्ट्रिक्शन ऑन हिंदूज़, कहा जाता है कि सिकंदर लोदी की जो माँ थी, ठीक है, वो हिंदू थी, इनकी माँ हिंदू थी, इसलिए ये भी नोबल्स को दिखाने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए लोगों को कि मैं हिंदू के प्रति ज़्यादा झुकाव नहीं है मेरा, ये दिखाने के लिए क्या करता था? बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हिंदुओं पर लगा कर रखता था, ठीक।
चलिए, कृषि भूमि के माप के लिए 39 अंकों का या 32 इंच की गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। ठीक है, एक मेजरमेंट यार्डस्टिक इसने बनाया था। ठीक है, क्या करने के लिए? कृषि भूमि के माप के लिए। ठीक है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको मेजर करने के लिए एक किसने क्या सिस्टम निकाला था? गज ए सिकंदरी की शुरुआत की थी। ठीक है, ये ध्यान दे दीजिएगा, 39 अंकों या तो 32 इंच की। इंजॉयड शहनाई म्यूज़िक, इसे शहनाई म्यूज़िक का शौक था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि किस टाइप का म्यूज़िक, उसे शहनाई म्यूज़िक का शौक था। आगरा सिटी की स्थापना, ठीक है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। अभी हमने क्या देखा था? मुबारकबाद सिटी शहर किसने बनाया था? मुबारक शाह ने बनाया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने किसका निर्माण किया? आगरा शहर की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फाउंडेड आगरा सिटी, मेड आगरा हिज कैपिटल। और आगरा को फिर जब ये शहर बनाया इसने, आगरा शहर, तो उसने इसे अपनी राजधानी बनाया कब? 1506 में। ठीक है, अब गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना इसी के शासन काल में की थी। इसका जो शासन काल चल रहा था उसी समय पर गुरु नानक जी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? सिख धर्म की स्थापना की थी। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि किस दिल्ली सल्तनत के कौन से शासक के टाइम पे, ठीक है, सिकंदर लोदी के टाइम पे गुरु नानक सिंह जो थे, गुरु नानक साहब जो थे, वो सिख धर्म की स्थापना करते हैं। चलिए, फारसी कविताएं गुल राखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इसने कौन सी पोएट्री की रचना की थी? फारसी कविताएं गुल राखी की रचना की थी। उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर होगा किसका? लोदी वंश का। उसके अलावा पूरी दिल्ली सल्तनत जो है उसका भी लास्ट रूलर कौन हुआ? फिर इब्राहिम लोदी हुआ, क्योंकि इसके बाद क्या होता है? लोदी डायनेस्टी भी खत्म हो जाती है, दिल्ली सल्तनत का टाइम भी खत्म हो जाता है। और गद्दी पर कौन बैठेगा? अब मुगलों का दौर शुरू होगा। ठीक है, मतलब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होने वाला है वो मुगल एम्पायर के ऊपर होगा। इसके बाद कौन गद्दी पर बैठता है? मुगल एम्पायर। उनके जो फिर इंपॉर्टेंट रूलर्स होंगे वो हम सारा कवर करेंगे। चलिए, इब्राहिम लोदी लास्ट रूलर होता है लोदी वंश का एज वेल एज दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, सन ऑफ सिकंदर लोदी ये सिकंदर लोदी का बेटा रहता है। उसके अलावा बहुत ही जिद्दी अड़ियल किस्म का रहता है। ठीक है, और बहुत ही क्रूर राजा रहता है। इतना क्रूअल रहता है कि ये अपने बेटे के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ भी व्यवहार करता है। उसके अलावा बाकी हमने देखा कि सब अपने नोबल्स को कितना अच्छा, मतलब उनको इंपॉर्टेंस देते थे। ठीक है, उनके नज़र में आने के लिए, देखिए बेल्लो लोदी तो नीचे बैठता था, तो सब ने नोबल्स को एक अच्छा मतलब इंपॉर्टेंस दे के रखा था। लेकिन ये क्या करता था? नोबल्स को भी बुरी तरीके से, ठीक है, क्रूअली उनके साथ व्यवहार भी करता था, उन्हें मारता भी था, मार भी देता था। ठीक है, तो ये एक ऐसा शासक था जो अपने नोबल्स को भी नहीं छोड़ता था, उनके साथ भी बुरी तरीके से व्यवहार करता था। इसीलिए बहुत सारे नोबल्स इससे चिढ़ते थे। इसने क्या किया था? जितने सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको हटा दिया। ठीक है, जो सीनियर तरीके से ये मार देता है। ठीक है, उसी नोबल्स में से एक थे दौलत खान लोदी। ठीक है, दौलत खान लोदी भी उसी नोबल्स में से एक था जिसका वो ह्यूमिलेट किया रहता है, मतलब वो बहुत बुरी तरीके से उनका मजाक उड़ाता है, उनकी बेइज्जती करता है, प्लस उनके साथ बुरा व्यवहार भी करता है। और जैसा मैंने बताया कि जो उसके सीनियर्स ऑफिशियल्स रहते हैं उसको भी वो निकाल देता है। ठीक, तो जो इतने टाइम से उनके लिए ईमानदार है, अगर वो अचानक इसके साथ ऐसा करता है तो ऑब्वियसली उन्हें बुरा लगेगा। ठीक, तो जो दौलत खान लोदी रहता है वो राणा सांगा कौन हुए? अभी हम देखेंगे। राणा सांगा के साथ इसका बैटल होता है इब्राहिम लोदी का। ठीक, तो ये हो गए, राणा सांगा हो गए। ये क्या करते हैं? ये बाबर को बुलाते हैं। ठीक है, बाबर को बुलाते हैं आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोदी के साथ बैटल करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है डिफीटेड बाई राणा सांगा ऑफ मेवाड़। जैसा मैंने बताया, राणा सांगा, मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उसके साथ 2 बार इसकी लड़ाई होती है और ये दोनों बार हार जाता है। 1518 में, 1519 में दोनों बार इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक, तो राणा सांगा के पास अपने रीजंस रहते हैं, दौलत खान लोदी के पास अपने रीज़न रहते हैं। और किसे बुलाया जाता है? बाबर को बुलाया जाता है। बाबर यहाँ आता है, उसके साथ इसका बैटल होता है। और इस बैटल को, ठीक है, इस बैटल को क्या नाम दिया जाता है? बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1526 में अगेंस्ट बाबर। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ किसका बैटल होता है? बाबर। ठीक है, बाबर के साथ बैटल होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। इसमें इब्राहिम वॉज किल्ड। ठीक है, इसमें इब्राहिम मारा जाता है और इस तरह लोदी डायनेस्टी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो लोदी वंश की क्या होती है? हार होती है, खत्म हो जाता है लोदी वंश। और अब गद्दी पर कौन बैठेगा? बाबर आता है, गद्दी पर बैठता है और मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा जो दिल्ली सल्तनत है पूरा, ठीक है, वो कहाँ से शुरू होता है? याद करिए, फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। पर ऐसा होता कब है? जब मोहम्मद घोरी यहाँ पे आता है, दिल्ली पे आक्रमण करने आता है और उसका इंडिया पे आक्रमण करने आता है। और उसका जो व्यू रहता है वो यही रहता है कि अब इंडिया पे आके मुस्लिम एम्पायर की कोई स्थापना करे। ठीक है, तो
उसी व्यू में कौन करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करता है। ठीक, बैटल ऑफ तराइन से ये शुरू हुआ रहता है, क्योंकि मोहम्मद घोरी की लड़ाई किससे हुई रहती है, याद करिए मैंने बताया था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल ऑफ तराइन दोनों हुआ है, तराइन का युद्ध पहला और दूसरा। ठीक है, अब उस युद्ध में पहले दूसरी बार में, ठीक है, जब वो दूसरा युद्ध होता है, पहला युद्ध होता है 1191 में, 1192 में, ठीक है, एक साल बाद बैटल ऑफ तराइन 2 होता है, सेकंड बैटल होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है। और यही हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जिसमें मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है। ठीक, तो यहाँ 1192 यहाँ से जो शुरुआत हुई रहती है, उसके बाद ये जो पूरा दिल्ली सल्तनत का पीरियड है वो कहाँ ख़त्म होता है, अब आके बैटल ऑफ पानीपत में। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर की होती है, जो ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी मर जाता है और पूरा जो साम्राज्य है इनका वो ख़त्म हो जाता है। अब नया पीरियड शुरू होगा, किसका होगा, मुगल एम्पायर का, बाबर के द्वारा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पूरा पीरियड था दिल्ली सल्तनत का, कब से शुरू होता है, बैटल ऑफ तराइन से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है, बैटल ऑफ पानीपत पे ख़त्म होता है। आज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम जो अगला क्लास करेंगे वो होगा हमारा मुगल पीरियड। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चाहूँ या फिर आपका कुछ फीडबैक मिलता है तो हम डायरेक्ट 1857 का जो रिवोल्ट है, ठीक है, या जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो भी स्ट्रगल हमने देखा, मतलब हम पढ़ चुके हैं, वो सब चाहे तो आप बता सकते हैं, तो उसकी शुरुआत हो जाएगी। और नहीं तो फिर मुगल एम्पायर भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक, तो वो उससे रिलेटेड आप थोड़ा फीडबैक दे दीजिएगा, उस हिसाब से क्लासेस और बनेंगी फिर नेक्स्ट। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। सारा पूरा जो दिल्ली सल्तनत का जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें थे मैंने सब कवर किया है। फिर भी कुछ फीडबैक हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।